हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो IQ टेक एजुकेशन। तो दोस्तों, ये हमने आपके लिए एनसीईआरटी साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को चैप्टर वाइज समझाएंगे। ये हमने बायोलॉजी से स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट चैप्टर था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इस सीरीज का सेकेंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके 4 पार्ट आए थे। ये सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र। इस चैप्टर को भी हम लगभग 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और इसमें भी लगभग 100 MCQ देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, MCQ को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जैसे देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। फाइनली कार्बोहाइड्रेट का टूट टूट कर डाइजेशन होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, और ये कहाँ पहुंचा था? छोटी आंत में। छोटी आंत में ही कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद इसका यहाँ से अवशोषण हुआ था। ठीक है। अब ये बना है ग्लूकोज। इसका मतलब ये नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदल जाना, इसी से हमें एनर्जी मिल जाएगी। इससे एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इस ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन किया जाता है, इसे भी तोड़ा जाता है, जिससे इसको इसका ब्रेक डाउन होकर इससे रिलीज होती है एनर्जी। और इसका ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये रेस्पिरेशन ही समझना है कि इसको ब्रेक डाउन इसका कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टेप तो है नहीं कि रेस्पिरेशन हुआ और एनर्जी में टूट गया। ठीक है। इसके भी बहुत से स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हमें इस चैप्टर में समझना होता है। देखिए, जैसे ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज आया था छोटी आंत में, इसका यहाँ से अवशोषण हुआ, अवशोषण होकर ये कहाँ पर पहुँचा? ये ब्लड में पहुँचा। ठीक है। ब्लड इसको लेकर, ब्लड पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, इसको लेकर जाएगा हमारी हर कोशिकाओं के पास, सेल्स के पास। जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो सेल्स से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से शरीर बनता है। जानते हैं ना? यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका के पास लेकर जाता है ब्लड इस ग्लूकोज को। अब हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज पहुंच चुका है। ठीक है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ना है हमें। अब इस ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाए जो इससे एनर्जी रिलीज हो जाए? तो इसे तोड़ने के लिए एक एज ए हथियार चाहिए। तोड़ने के लिए इसे, तो उस हथियार का काम करती है ऑक्सीजन। अगर इस ग्लूकोज के अणु को सेल्स के पास ले जाकर ऑक्सीजन दे देंगे, तो ये ग्लूकोज का अणु टूट जाएगा और इससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जैसे देखिए, इसके लिए एक केमिकल फॉर्मूले से समझते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला C6, अगर हम बात करें तो C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। अगर इसकी हम अभिक्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनता है? ये फाइनली बनता है CO2, बाहर निकलती है CO2 प्लस वाटर यानी H2O, यहाँ को लिख देता हूँ मैं, बाहर निकलता है H2O प्लस कुछ निकलती है एनर्जी ATP के रूप में। ATP के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए, ये संतुलित नहीं है। अगर इस संतुलित करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 6 बन जाता है, ये भी 6 बन जाता है। यानी फाइनली ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? ये ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन जब इसे ब्रेक डाउन करेगी या इसे तोड़ेगी, तो इससे क्या रिलीज होगा? एक तो CO2 बाहर निकलेगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जिसे हम सांस से बाहर निकालते हैं, क्योंकि सांस से लेते क्या है अंदर? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है। प्लस कुछ वाटर वेपर भी होता है जो हमारी सांस के द्वारा बाहर निकलता है ना, वाटर वेपर। ठीक है। और इससे रिलीज होती है एनर्जी, ATP एनर्जी। ATP के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, जैसे आगे समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक ऊर्जा की पेटी है। किसकी पेटी है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऊर्जा की पेटी है। इसे हमें तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक हथियार चाहिए। वो हथियार हमने दिया इसको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रूप में वो हथियार दिया। जब इस पर हम अटैक करेंगे ऑक्सीजन से, तो ये टूट जाएगी। ये टूट कर बाहर निकाल देगी एनर्जी। ठीक है। इस तरह से होता है। और ये एक पूरा सेल है, सेल के अंदर ये काम होना है। तो देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे स्टेप्स इन्वॉल्व की रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप में से कहीं समझते होंगे कि सांस को लेना और छोड़ना, जैसे सांस लिया, अंदर लिया और बाहर छोड़ा, यही रेस्पिरेशन है। देखिए, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये मात्र रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, एक हिस्सा है रेस्पिरेशन सिस्टम का। देखिए, क्या रेस्पिरेशन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? ब्रीदिंग, सांस लेना, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। जैसे सांस लिया हमने, सांस लिया अपने नाक से ही समझो, नाक से सांस लिया, ये कहाँ पहुँचा? लंग्स के पास पहुँचा, हमारे फेफड़ों के पास पहुँचा। फेफड़ों के पास होता है ब्लड। तो ये जो ऑक्सीजन हमने लिया है, लंग्स क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को, ब्लड को
डिपॉजिट कर देगा, ब्लड के पास भेज देगा, ब्लड में डाल देगा। ठीक है, तो ये ब्लड में डालना और सांस लेना, ये तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट। फिर क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का पूरे शरीर में ट्रैवल करता है ब्लड। तो ये ब्लड ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। ठीक है, यानी ट्रैवल कराएगा। इसके बाद ये जो ब्लड है हर कोशिकाओं के पास या टिश्यू के पास पहुंचा देगा इसी ऑक्सीजन को। और जब सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है, सेल्स के पास पहले से ही ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज का ब्लड लेकर आया था सेल्स के पास। उस मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा फिर इस ऑक्सीजन के थ्रू, जो अब सांस से लिया गया ऑक्सीजन है। तो ब्रेक डाउन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, बर्निंग भी बोल सकते हैं, जलन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो जब ये टूट जाएगा, अभी ये टूटने के बाद क्या निकलेगी यहाँ से, जब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी हमारे शरीर सेल्स को एनर्जी मिलेगी, और सेल से ही तो शरीर बनता है। तो जब सेल्स के पास एनर्जी होगी तो हमारा हाथ पैर चलेंगे, जो भी काम करना है वो काम कर सकेंगे, हमें हमारे जो बॉडी को एनर्जी का अनुभव होगा। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या आया, ये दो पार्ट भाई, ब्रीदिंग करना, सांस लेना, और एक्सचेंज होना लंग्स और ब्लड के बीच ऑक्सीजन का। फिर क्या होगा, फिर होगा ट्रांसपोर्टेशन होगा गैसेस का। गैसेस क्यों लिखा है, देखिए जैसे ऑक्सीजन तो हमने अंदर लिया, साथ ही साथ जब बाहर सांस छोड़ते तो उसमें CO2 आता है। अब यहाँ फाइनली सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच चुका था, सेल्स ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ दी, तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो साथ में क्या बचा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बचा था, जो पिछली स्लाइड में दिखाया था हमने आपको, CO2 बचा था और वाटर वेपर बचे थे। तो उसे वापस भी तो लेकर आना होता ना CO2 को, तो CO2 को वापस भी लाएगा ब्लड, लंग्स के थ्रू ही बाहर निकालेगा, और ऐसे ही जब अंदर लेगा तो ऑक्सीजन अंदर लेगा। तो इंटरनल पार्ट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सेल्स और ब्लड के बीच। और एक्सटर्नल में क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज लंग्स और ब्लड के बीच। और इंटरनल में ही होगा ग्लूकोज का बर्न होना, ग्लूकोज का टूटना या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। तो ये दो स्टेप्स होते हैं मेनली। चलिए समझते हैं आगे। देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, नासिका छिद्र, सबसे पहले हमने सांस को लिया, हवा को ऑक्सीजन को बाहर से लिया, तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नासिका छिद्र के थ्रू, होता ना नोस्ट्रिल जो ऐसे होते हैं बाहर, इस तरह से होते हैं दो छेद नाक के, इन्हें बोलते हैं नोस्ट्रिल्स या नसल्स। ठीक है, इसमें होगा। इसके बाद क्या होगा, ये अकेला थोड़ी होता है छेद, इसके पीछे इस तरह की गुफा बनी होती है जिसे बोलते हैं नसल्स चैम्बर। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों मिलकर आगे एक एक पाइप में, समझ लो पाइप में ऐड हो जाता है, इस पाइप को बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी यानी फेरिंग्स। फिर इसके बाद यहाँ पर होता है लंग्स, सॉरी लैरिंग्स होता है, कंठ, तो यहाँ पर होगा फिर लैरिंग्स। फिर इसके नीचे ट्रैकिया होता है, फिर ट्रैकिया होगा। फिर ट्रैकिया के बाद ये एंटर कर जाता है ऑक्सीजन जो लिया है लंग्स में, ये लंग्स के भी अंदर बताया है, अंदर भी कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से ट्रैवल करता है ऑक्सीजन, लेकिन ये पार्ट पूरा हो जाता है लंग्स के अंदर का। फिर ये पहुँचती हैं ब्रोंकी में, फिर ऐसे ही ब्रोंक्यूल्स में, एल्विलर डक्ट में, फिर एल्विलाई में। ठीक है, देखिए जैसे हम आगे आपको विजुअली दिखाएंगे, ये सारे स्टेप्स इन्हीं ऑर्डर में आपको याद कर लेना है। अगर आपने ये भी याद कर लिया तो इस चैप्टर का लगभग 15% काम कंप्लीट यहीं पर हो जाएगा, इन्हीं स्टेप्स के थ्रू। ऑर्डर यही सेम होना चाहिए, सबसे पहले नोस्ट्रिल्स नसिका छिद्र में जाएगी, फिर नसल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलर डक्ट और एल्विलाई, इसी तरह से सेम। देखिए जैसे हम आपको दिखाते हैं, विजुअलाइज कराते हैं। जैसे ये था, ये पे नोस्ट्रिल्स होता है, यहाँ पर नसल्स चैम्बर होता है, फिर ये फेरिंग्स होता है, फिर ये बीच में यहाँ पर कंठ होता है, गला बोलते हैं जिसे कंठ यानी लैरिंग्स। फिर ये होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकी में बट जाती है, दो ब्रोंकी, फिर अंदर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, फिर एल्विलाई डक्ट होती हैं ये छोटी छोटी, फिर एल्विलाई होती है मैन, ये एल्विलाई डक्ट हैं और ये हैं एल्विलाई। ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में उन सारे स्टेप्स को याद कर लेना है अच्छे से। देखिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करने करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है। देखिए जैसे पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया करने की जटिल प्रक्रिया को क्या कहते थे, पाचन तंत्र। तो ऐसे ही श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्लीट करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है? जो संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया है उसका एक भाग है। देखिए श्वसन में क्या था, रेस्पिरेशन में क्या था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, फिर गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज गलत लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज था, फिर था इंटरनल रेस्पिरेशन, अंतः श्वसन था। तो ये तीनों ही पार्ट होते हैं, तीनों क्या मेनली तो दो ही होते हैं जो ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये तीनों ही होते हैं ना रेस्पिरेशन के पार्ट, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट, देखिए डैश श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचर सरीसृप और पक्षी और स्तनधारी डैश द्वारा श्वसन करते हैं। देखिए जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ये सभी फेफड़ों के तुम्हारा लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लंग्स के थ्रू। देखिए और जो भी प्राणी या ऑर्गेनिज्म जो भी लंग्स के थ्रू श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम का जो मेन ऑर्गन जिसके भी पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन लंग्स होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके पास होता है पल्मोनरी श्वसन या फुफ्फुसीय श्वसन। जैसे हम ह्यूमन्स होते हैं, मानव में क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है, तो हमारे किस प्रकार का श्वसन होता है मानव के अंदर, वो भी होगा फुफ्फुसीय श्वसन या पल्मोनरी श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बेस पर हम रेस्पिरेशन के टाइप को समझते हैं। जैसे जिस भी जीव में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो मॉइस्ट स्किन होगा, अगर किसी जिसका मॉइस्ट स्किन होगा उसका रेस्पिरेशन का टाइप क्या होगा, उसका होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसके एग्जांपल होते हैं अर्थवॉर्म, फ्रॉग, मेंढक होता है, केचुआ होता है, और जिस भी जीव में ट्रैकेल ट्यूब होगा या एयर ट्यूब होगा या स्पेरिकल्स होंगे तो उसका रेस्पिरेशन का टाइप कौन सा होगा, ट्रैकेल रेस्पिरेशन होगा। जिसके एग्जांपल्स क्या होंगे, मॉस्किटो, ग्रास चॉपर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो मच्छर होता है, ग्रास चॉपर होता है ना टिड्ढा, ग्रास चॉपर मक्खी, इस तरह का होता है। और जिसमें जैसे मछलियों के पास होते हैं गिल्स होते हैं, सुना होगा आपने, गिल्स होते हैं, जिनके पास गिल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रोकियल रेस्पिरेशन। जिसके एग्जांपल होंगे फिश, प्राउन, टैडपोल, ये टैडपोल है। और जैसे जिसके पास लंग्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन भी आते हैं इसी में, उसे बोलते हैं, उसका टाइप होता है रेस्पिरेशन का पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इसमें सभी आ जाते हैं। और अमीबा कुछ होते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, प्लेनेरिया, इसमें स्पेशल केस होता है। ये श्वसन किसके जरिए करते हैं, ये करते हैं सेल मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर कि अमीबा का श्वसन प्रक्रिया, श्वसन का टाइप कौन सा है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक श्वसन सतह का एक गुण नहीं है, कौन एक गुण नहीं है श्वसन सतह का। देखिए यह पतला होना चाहिए, ये बात सही है, पतला होना चाहिए। इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। इसकी सतह नम होनी चाहिए, ये भी सही है। इसकी सतह सूखी होनी चाहिए, तो ये गलत है। आंसर ये होगा, जब सतह नम होनी चाहिए तो सूखी क्यों होनी चाहिए, तो आंसर होगा इसका डी। देखिए जैसे कुछ समझते हैं आगे, देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, यह थिन होनी चाहिए, यह पतली होनी चाहिए, पतली होगी तो गैसों का आदान प्रदान अच्छे से होगा, तेज़ी से होगा। मॉइस्ट, यह मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्ट होगी तो क्या होगा, आसानी से गैसों का एक साइड से दूसरी साइड में जा सकेंगे गैसें अगर मॉइस्ट होंगी। और अगर हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलर का मतलब है जैसे ऐसी इस सतह पर ब्लड का, यहाँ पर ब्लड का प्रवाह बहुत तेज़ी से होना चाहिए, जो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को कैच करे और बहुत तेज़ी से CO2 को छोड़ दे। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना चाहिए जो अच्छे से ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाए
भाई सेल्स के पास, और वहाँ से CO2 को अच्छे से पकड़ के ले आई। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ब्लड में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, HB, सुना होगा नाम आपने, HB हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाता है और लाता है। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, एरिया भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान ज़्यादा हो, ठीक है। और ये सभी क्वालिटी होती है हमारे लंग्स के पास। ये जो लंग्स है ना हमारा, इसके पास ये सभी क्वालिटी होती हैं, इसीलिए लंग्स को माना जाता है ह्यूमन में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। चलिए, मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है, कौन सा होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फुफ्फुसीय श्वसन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में फुफ्फुसीय और क्यूटेनियस दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं। देखिए जैसे फ्रॉग होता है ना, मेंढक, मेंढक में क्या होता है, लंग्स भी होता है, वो लंग्स के जरिए भी श्वसन करता है, और जो स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन भी होती है, उसकी स्किन के जरिए भी श्वसन करता है। तो जो मॉइस्ट स्किन के जरिए जो श्वसन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस टाइप होता है ना, उसका रेस्पिरेशन का टाइप क्यूटेनियस होता है। और जैसे जो लंग्स से करते हैं उनका टाइप कौन सा होता है, फुफ्फुस यानी पल्मोनरी। तो इसका आंसर होगा मेंढक, फ्रॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है, लंग्स, लंग लिखा हुआ लंग्स होते हैं, तो यानी जोड़े में होता है, दो होते हैं ना लंग्स, ठीक है। आई, आँख भी दो होती हैं। नासाद्वार, नसल चैम्बर, ये भी दो होते हैं, एक इस तरह से ये वाला होता है और दूसरे छेद का एक ये वाला होता है, दो होते हैं। यकृत, अगर लीवर की बात करें तो लीवर होता है सिंगल ओनली वन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में दो नासिका वैषम या कक्ष पाए जाते हैं जिन्हें डैश अलग करता है। जो दो नासिका कक्ष हैं, नसल चैम्बर ये होते हैं, दो नसल चैम्बर होते हैं, ये वाला, तो इसे अलग कौन करता है, ये बीच की जो पट्टी सी दिखाई दे रही है आपको, ये करता है, इसे बोलते हैं नसल सेप्टम या नासा पट्टिका, ये अलग करती है दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से एक नासिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं। नासिका चैम्बर के मेनली 3 पार्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इन्हें समझेंगे हम आगे। देखिए, नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है। नासिका कक्ष के 3 पार्ट होते हैं मेनली, जो बाहर की बात करें, जो बाह्य वाला होता है उसे बोलते हैं वेस्टिबुलर चैम्बर, पहले नंबर पर होता है। दूसरे नंबर पर होता है जो इसके पीछे होता है जस्ट, रेस्पिरेटरी चैम्बर, ये दूसरा होता है। और तीसरा होता है ओल्फैक्टरी चैम्बर, ये तीसरा होता है। तो इसने पूछा है नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है, जो बाहर वाला पार्ट है इसमें खुलता है, जो नोस्ट्रिल्स है ना इसमें खुलता है, तो कौन सा खुलेगा, फर्स्ट वाला पार्ट खुलेगा ना, वेस्टिबुलर चैम्बर, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र यानी वेस्टिबुलर रीजन या वेस्टिबुलर चैम्बर के संदर्भ में कौन गलत है, इसके संदर्भ में कौन गलत है। यह हवा को छानता है, एयर फिल्टर का काम वेस्टिबुलर चैम्बर का ही होता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, हेयरी स्किन होती है, ऐसी स्किन होती है जिसमें बाल होते हैं, बहुत से बाल होते हैं, ठीक है। तो इसमें बाल युक्त त्वचा होती है, ठीक है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि देखिए जैसे सांस लेते हैं हम, तो बाहर वायुमंडल में या हवा में धूलकण होते हैं, जब हम सांस से नाक से सांस लेते हैं तो इसमें धूलकण होते हैं एयर में, हवा में, तो उसको जो बाल हैं वो छान देंगे, कुछ जो उस पर एक्स्ट्रा मतलब कण हैं, धूल के कण हैं, तो वे म्यूकस पर चिपक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एयर फिल्टर का काम होगा ना इसका। तो ये काम करता है एयर फिल्टर का, हमारे नाक का ये वाला पार्ट वेस्टिबुलर चैम्बर काम करता है एयर को फिल्टर करने का काम। यह तापमान को बदलता है, हवा के तापमान को बदलता है, नहीं हवा के तापमान को ये नहीं बदलता। नाक में जो हवा हम सांस से लेते हैं इसका टेम्परेचर बदला जाता है, लेकिन ये नहीं बदलता, ये काम होता है रेस्पिरेटरी चैम्बर का। चलिए इसे आगे समझते हैं। नासिका कक्ष का कौन सा भाग एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, एयर कंडीशनर यानी जो टेम्परेचर को चेंज करे हवा के, तो ये काम करता है रेस्पिरेटरी चैम्बर, इसका आंसर हो जाएगा बी, रेस्पिरेटरी चैम्बर। देखिए जैसे हमने बाहर से सांस लिया तो बाहर टेम्परेचर कुछ और था, हमारी बॉडी का हमारे लंग्स को एयर कैसी चाहिए, हमारे लंग्स को एयर चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच करती हुई, यानी बाहर अगर कहीं गर्म हवा है तो वही अंदर जाएगी तो लंग्स पर बुरा इफेक्ट होगा ना इसका, उसे ज़्यादा जोर पड़ेगा। और अगर ठंडी ले लेते हैं, थोड़ी ठंडी ले लेते हैं हवा, तो उससे भी बैड इफेक्ट होगा लंग्स पर। तो जो हवा ली गई है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए हमारी बॉडी टेम्परेचर के, तो इसे जो बाहर की हवा है उसको
बॉडी टेम्परेचर में बदलता है, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देता है रेस्पिरेटरी चैम्बर। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में सुगंध का पता लगाने के लिए होता है? देखिए, जैसे हमने श्वास लिया था, हवा को अंदर लिया था, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो वेस्टिबुलर चैम्बर था उसने एयर को फिल्टर कर दिया, हवा को साफ कर दिया। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी चैम्बर था उसने एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल बना दिया, यानी टेम्परेचर सेम कर दिया। उसके बाद अगर उस एयर में कुछ स्मेल थी तो उसे सूंघने का काम करता है ओल्फैक्टरी चैम्बर, यानी ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, अगर उसमें कुछ स्मेल होता है, सुगंध होती है किसी प्रकार की, तो उसे पहचानता है ओल्फैक्टरी चैम्बर। चलिए नेक्स्ट, नासिका वेशम या कक्ष की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती हैं जिसे डैश कहते हैं। देखो, जो नासिका थी इस तरह से समझ लो आप, इस तरह के छिद्र थे, इसके अंदर से ये टेढ़ी मेढ़ी थी ना, इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी थी अंदर की दीवार, तो उसे बोलते हैं कोंकी। जैसे इसमें देख सकते हो आप डायग्राम में भी, नसल्स कोंकी, ये होती हैं टेढ़ी मेढ़ी दीवार होती हैं ये वाली, तो इसे बोला जाता है कांची या कोंकी। चलिए नेक्स्ट, नासिका कक्ष सबसे पहले डैश में खुलते हैं जो वायु और आहार दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है। देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने स्टार्टिंग में ही, पहला क्या था, नोस्ट्रिल्स था, फिर नसल्स चैम्बर था, उसके बाद फेरिंग्स था ना, तीसरा पार्ट फेरिंग्स। तो पहले तो नोस्ट्रिल्स में गई एयर, फिर नसल्स चैम्बर में, फिर जाती है फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स में जो भोजन और वायु दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फेरिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रसनी डैश के द्वारा श्वासनली में खुलती है। देखो, ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स, और ये होता है लैरिंग्स, ट्रैकिया। इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स जो होता है वो डैश के थ्रू ट्रैकिया में खुलता है। किसके थ्रू खुलता है? लैरिंग्स के थ्रू खुलता है ना, जो कंठ होता है लैरिंग्स, तो लैरिंग्स के थ्रू खुलता है। दोनों के बीच में क्या होता है? लैरिंग्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैरिंग्स, यानी ए ऑप्शन, कंठ या स्वर यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? लैरिंग्स करता है, जो कंठ होता है, कंठ में होते हैं ना वोकल कॉर्ड होते हैं कंठ में, जो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से जो साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैरिंग्स, बी, कंठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य होता है। एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है? ये तो कई बार बता चुका हूँ पहले भी। तो इसका आंसर ये क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली की लंबाई लगभग होती है, श्वास नली यानी ट्रैकिया, जो ट्रैकिया मेनली ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है? ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? लैरिंग्स जोड़ता है, तो पहले भी आया था अभी, लैरिंग्स जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल संबंधित है, एडम्स एप्पल किससे संबंधित है? ये गर्दन से संबंधित है, डी आंसर होगा। देखिए इसमें देखिए, जो बाहर से दिखता है ना इस तरह का पार्ट, इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। इस तरह का जो सभी के होता है, ये हाथ लगा कर देखिए। अगर अंदर की बात करें इसका, तो अंदर की इस तरह से दिखाई देता है, ये गले में यहाँ पर होता है, ये कंठ में लैरिंग्स का ही पार्ट होता है एक। ठीक है, ये बनता है थायराइड कार्टिलेज का बना होता है ये। ठीक है, तो देखिए ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।